आज आज का टॉपिक है हमारा मोल कंसेप्ट। ओके, मोल कंसेप्ट है हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। पहले तो दिमाग में अपने ये बैठा लीजिए कि जो मोल कंसेप्ट है, दिमाग में पहले से ये बैठा रहता है कि मोल कंसेप्ट थोड़ा हार्ड है, टफ है, कैलकुलेशंस है इसमें, तो मोल कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आएगा या बहुत आड़े टेढ़े इसमें न्यूमेरिकल होते हैं। तो इस चीज को पहले दिमाग से अपने निकाल दीजिए। मोल कंसेप्ट बहुत इजी कंसेप्ट है, ये चीज पहले से मान के चलेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखा जाए मोल एक्चुअल में होता क्या है। मोल एक्चुअल में होता क्या है, तो मोल को हम लोग कह सकते हैं कि मोल किसी भी पार्टिकल के या किसी ऑब्जेक्ट के नंबर को मेजर करने का एक यूनिट या एक तरीका होता है। ठीक उसी तरह जैसे हम लोग जानते हैं वन पेयर की बात की जाए, वन पेयर ऑब्जेक्ट अगर है तो कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, हम लोग कहते हैं टू ऑब्जेक्ट। अगर मैं वन पेयर चेयर की बात करूं, कितनी चेयर, टू चेयर। वन पेयर फैन की बात करूं, कितने फैन, टू फैन। ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे वन डजन की बात की जाए, कितने ऑब्जेक्ट, 12 ऑब्जेक्ट। जैसे वन पेयर में 2 ऑब्जेक्ट, वन डजन में 12 ऑब्जेक्ट, ठीक उसी तरह वन मोल ऑब्जेक्ट की बात की जाए, वन मोल ऑब्जेक्ट की, तो कितने ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ऊपर लिखा हुआ है, बता सकते हैं। इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑब्जेक्ट। अच्छा, क्या ये बहुत छोटा नंबर है? जाहिर सी बात है बहुत बड़ा नंबर है। तो जिनकी नंबर या जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को ऐसे ऑब्जेक्ट के नंबर को मेजर करने के लिए ये मोल कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एक बात की जाए कि इस मार्कर की टिप पर कितने सारे एटम्स होंगे, मिलियंस, ट्रिलियंस, बहुत सारे होंगे। तो ऐसे पार्टिकल्स के लिए हम लोग मोल यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं या इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है हमारी केमिस्ट्री में। हमारी केमिस्ट्री में इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो बेसिक कंसेप्ट जैसे लिखा गया यहाँ पर, वन मोल एटम की अगर मैं बात करूं कि वन मोल एटम दैट मीन्स कितने एटम, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। और उन एटम्स का जो वेट होता है या जो मास होता है वो उनके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। ये ग्राम एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास कोई ग्राम में अगर आगे लिख दिया, जैसे ऑक्सीजन है, एटॉमिक मास कितना है 16 ग्राम अगर कह दूं तो वो इसका क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यहां पर देखते हैं। अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात है, वन मोल ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन एटम दैट मीन्स कितने ऑक्सीजन एटम, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम। और इतने सारे ऑक्सीजन एटम्स का जो मास है वो मिलकर के कितना हो जाएगा, इसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल। और ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 16 ग्राम। इतना क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर लिखा है वन मोल मॉलिक्यूल। यहां पर एटम है या मॉलिक्यूल है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल होगा, वन मोल अगर मैं मॉलिक्यूल ले लूं, मॉलिक्यूल किसका लिया जाए, वाटर का मॉलिक्यूल। हर चीज को आसान रखते हैं। वन मोल वाटर मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, वन मोल वाटर मॉलिक्यूल का मतलब कितने वाटर मॉलिक्यूल, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल। और इतने वाटर मॉलिक्यूल का वेट मिलकर के कितना होगा, 18 ग्राम। दैट मीन्स अगर मैं आपको इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 18 ग्राम वाटर दे दिया जाए, अगर आपको 18 ग्राम वाटर दे दिया जाए तो उसमें कितने मोल होंगे, वन मोल। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। तो वन मोल का वेट ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, और वन मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। ठीक है, अगर ये आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो हम लोग कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर देख ले जाए। लेकिन उसके पहले अगर यहां पर मैंने देखा है 18 ग्राम में वन मोल है, अगर मैं आपको इससे ज्यादा दे दूं, मैं आपको देता हूं 54 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल अगर आपको दे दिया गया तो इसमें पूछा गया कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 18 ग्राम में कितने मोल, यूनिटरी मेथड लगा देंगे, 18 ग्राम में 1 मोल, 54 ग्राम में जाहिर सी बात है 3 मोल आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन किया गया इसी को थोड़ा सा छोटे से फॉर्मूले के रूप में यहाँ पर लिख दिया गया है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय
मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, सीधी सी बात है यार। तो यहाँ पर इन्हीं सब फॉर्मूले का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। जनरली आपके एग्जाम में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इवन मॉलिक्यूलर मास तक भी दिया रहता है क्वेश्चन पेपर के अंदर। ठीक है, देखा जाए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। गिवन में हमें पता क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है, 900 ग्राम। ठीक है, ग्राम नहीं लिखते हैं यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट अगर कैलकुलेट करना है ग्लूकोज का, मॉलिक्यूलर वेट पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। ओके, 12 into 6 प्लस 12 into 6, हाँ 12 into 1 प्लस 16 into 6, कैलकुलेट करेंगे 180 आ जाता है। ठीक है, कैलकुलेट करने पर इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाता है 180 डिवाइडेड बाय 180, इसको डिवाइड करेंगे आई थिंक 5 आएगा, 5 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इन 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज 5 मोल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। बहुत बहुत आसान है मोल कंसेप्ट, अगर आपका कंसेप्ट बेसिक क्लियर है तो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है इन 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 49 ग्राम की बात करें, ठीक है। एक बात बताइए, एक बात, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिख दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है 49, सल्फ्यूरिक एसिड का रफ में कहीं मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर लीजिए। जनरली आप अगर क्लास 11th या 12th में हैं तो आपको मॉलिक्यूलर मास आसानी से याद हो गया होगा अब तक तो यार। 2 into 1 प्लस 32 प्लस ऑक्सीजन 16 into 4, 98 कैलकुलेट करने पर आ जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 98 होता है। डिवाइडेड बाय 98, 1/2 दैट मीन्स 0.5, मतलब हाफ मोल कह सकते हैं इसको, हाफ मोल। 98 ग्राम में 98 ग्राम में 1 मोल, 49 ग्राम में हाफ मोल। सीधी सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, इन्हीं सब क्वेश्चन से ही आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 72 ग्राम ऑफ H2। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ दिया, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 72 ग्राम ऑफ H2। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है आपको, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल आता है, सबसे पहले एक चीज लिख जाइए, 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल, 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, एक मोल मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल होंगे, हमें पता चल गया। अगर हमें कहीं से नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए तो उसका मल्टीप्लिकेशन करके यूनिटरी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, जितने फॉर्मूले उन्हीं सब पे लग जाएगा न्यूमेरिकल। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट 72, मॉलिक्यूलर वेट, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। अरे भाई कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, 2 + 16 यार 18 होगा, याद हो गया होगा अब तक तो आप लोग को। 18 कितने मोल आ जाएंगे, 4 मोल, कोई दिक्कत, 4 मोल। 1 मोल मॉलिक्यूल में 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। तो 4 मोल में यूनिटरी मेथड है यार, क्लास 3rd 4th में पढ़ते हैं बच्चे इसको। 6.023 into 10 to the power 23 into 4 मॉलिक्यूल्स, ये आ गया हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 72 ग्राम ऑफ H2O। इसको यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 72 ग्राम ऑफ H2O। अच्छा, हमें पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 72 ग्राम ऑफ H2O, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हम ये चीज हमें पता है। एक बात बताइए, 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितने एटम है 1 मॉलिक्यूल में, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एटम 3। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितना है 3 एटम्स हैं, और हमारे पास कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। देन नंबर ऑफ एटम
नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 4, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, इतने मॉलिक्यूल में इंटू 3 कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सॉल्व करके नंबर ऑफ एटम्स आप लोग चाहे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। ओके, कोई बात नहीं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जैसे ही पूछ दे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सबसे पहले क्या लिख जाएंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, देखिए शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस आप लोग करते जाएंगे अपने बुक्स के या जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है। तो 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितने सारे मॉलिक्यूल, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, नंबर ऑफ मोल कितने हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल गिवन वेट 1.6, मॉलिक्यूलर वेट रफ में कैलकुलेट कर लीजिए, 12 प्लस 4 इंटू 1 दैट मीन 16 1/10, कोई दिक्कत, 1/10 मीन 0.1 मोल। 1 मोल मॉलिक्यूल में कितना दिया हुआ है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल, 0.1 है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल गया। कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्लियर है। एक एडिशनल क्वेश्चन इसमें है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। अच्छा, एक मॉलिक्यूल में, ये हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गए, ये रफ वर्क है, आप रफ में इसको कर लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए हैं। अगर हम किसी तरह एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पता कर लें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास है, उसमें एक मॉलिक्यूल में जितने होते हैं इलेक्ट्रॉन उससे मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग 1.6 ग्राम में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा मोल और मॉलिक्यूल में कंफ्यूज मत होइएगा। कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में होते हैं 1, 4 हाइड्रोजन है, टोटल हो गया 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन। कोई प्रॉब्लम है, अरे भाई कैलकुलेट कर लीजिए, कार्बन 6 हाइड्रोजन 4 इंटू 1, टोटल हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन है हमारे एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, कितने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.1 इंटू 10, ये हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। ओके, अगर इतना क्लियर हो गया हो तो हाँ, एक चीज और रह जा रही है, गैसियस स्टेट के लिए क्या नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम में कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल होता है, देखते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से सुनते जाइए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं 1 मोल गैस की, तो 1 मोल में पार्टिकल कितना होता है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल होते हैं, और इतने सारे पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होता है वो भी हमारा फिक्स होता है, कितना होता है 22.4 लीटर। अच्छा, अगर मैं बात करूं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, और 1 मोल इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, और इसका मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 44 आ जाता है। ठीक है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे, दैट मीन्स 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। 44 ग्राम में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। ठीक है, ठीक इसी तरह से एक और गैस का एग्जांपल लिया जाए, 1 मोल अमोनिया की मैं बात करूं, 1 मोल अमोनिया NH3,
1 मोल अमोनिया, दैट मीन्स कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल, 6.023 into 10 to the power 23 अमोनिया के मॉलिक्यूल, और इनका वॉल्यूम क्या होगा 22.4 लीटर। अच्छा, अगर मैं आपको 51 ग्राम दे देता हूँ, 51 ग्राम अमोनिया दे देता हूँ, ठीक है, 1 मोल, और इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है, इसका पूछा जा रहा है वॉल्यूम, ठीक है, कोई बात नहीं, 1 मोल अमोनिया का वॉल्यूम हमें पता है 22.4 लीटर होता है, तो 51 ग्राम का, तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल गिवन मास 51, फॉर्मूला वही लगेगा। मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का 17 आता है, रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं, 14 + 3 × 1 कितना आ गया 17 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू 3। 1 मोल अमोनिया में 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है, 1 मोल अमोनिया का, 3 मोल का कितना होगा, 3 मोल अमोनिया का जो वॉल्यूम होगा 22.4 × 3 लीटर हो जाएगा। अगर आपने नंबर ऑफ ये जो 4-5 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखा है और इसके पहले बताया गया मोल कंसेप्ट ध्यान से देखा है, तो बिल्कुल आपका मोल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पे और आप लोग लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? ठीक, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब, हिंदी एक्चुअल मतलब इसका होता है गाढ़ापन। गाढ़ापन, ठीक, मतलब कितना सॉल्यूट, ठीक है, कितना सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है, वही बताता है आपका कंसंट्रेशन। अब इस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक, इस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के कितने सारे तरीके हैं वो हम लोगों को देखना है। तो नेक्स्ट हम लोग इसी कंसंट्रेशन में क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कितने तरीकों से कंसंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो सबसे पहला जो तरीका है आपका, सबसे फर्स्ट, ठीक, सबसे फर्स्ट तरीका है आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ को जनरली ग्राम पर लीटर में हम लोग लिखते हैं, स्ट्रेंथ को जनरली ग्राम पर लीटर में लिखा जाता है। इससे आपको ये चीज़ तो क्लियर हो जा रही है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम in 1 liter of solution, in 1 liter of solution is known as strength of solution। हमेशा स्ट्रेंथ को याद रखिएगा, हमेशा किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को हम लोग ग्राम पर लीटर में ही मेजर करते हैं। और स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए फॉर्मूला अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल के लिए मैंने पहले भी बताया है, एक पूरा का पूरा वीडियो अलग से हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल को समर्पित करने वाले हैं। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम आपका किस में रहना चाहिए, ये वॉल्यूम आपका रहना चाहिए लीटर में, ठीक। अब इस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा तरीका है, जो सेकंड मेथड है, वो आपका है मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज, ठीक। फिर है आपका मास परसेंटेज। ये मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज आपका होता है, इसको हम लोग इस तरह से भी देखते हैं, W/W परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंट,
इस तरह से भी ये जनरली देखा करिए, मेडिसिन या जो दवाएं होती हैं उनके जो रैपर होते हैं उन दवाओं पर लिखा होता है वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज में होता है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये याद रखिएगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। कहीं पर भी नीचे आपको सॉल्वेंट देखने को नहीं मिलेगा, एक जगह सॉल्वेंट देखने को मिलेगा, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, मास परसेंटेज के बाद फिर आपका आता है वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, मास परसेंटेज के बाद हम लोग कंसंट्रेशन को निकालने का दूसरा तरीका देखते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, वॉल्यूम परसेंटेज में क्या है, V बाई वी परसेंट। ये भी आपका मेडिसिन में ही होता है जिसमें आपका सॉल्यूट भी लिक्विड स्टेट में होता है और सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ वन, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट वन इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसमें W बाई वी परसेंट, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, इसमें अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में हो, सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में हो, तो हम लोग इस तरह से परसेंटेज कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसमें क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, तो ये 4 नॉर्मल तरीके थे आपके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, नॉर्मल तरीके मतलब इजी जो तरीके थे, इनसे बहुत कम रेयर केस में एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जो आपके 4 तरीके होने वाले, टोटल 5, तो ठीक है, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट 5 जो मेथड्स हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, नेक्स्ट 5 मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और अब वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी। पहला हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी। सिंपल सी चीज़ है, क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में आपने इसको पढ़ा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि अब इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हम लोग को पढ़ने हैं उसमें मोलैरिटी का यूज़ है। ठीक है, मोलैरिटी का यूज़ है, ये मान करके चला जा रहा है कि मोलैरिटी आपने इसके पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इस फॉर्मूले के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मोलैरिटी के बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी। मोलैरिटी के बाद मोलैलिटी, मोलैलिटी के बाद मोल फ्रैक्शन। पहले लिख लिया जाए वो 5 ऐसे कौन से मेन तरीके हैं, और मोल फ्रैक्शन के बाद हम क्लियर करेंगे पार्ट्स पर मिलियन। ओके, मोल फ्रैक्शन के बाद पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, और 5वां है आपका नॉर्मेलिटी। पांचवा जो हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे वो है आपका नॉर्मेलिटी। ओके, तो ये 5 आपके इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके हो गए हैं। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मोलैरिटी से। फर्स्ट वन, पहले हेडिंग डाल देता हूँ मोलैरिटी। देखिए, मैं आप लोगों के साथ इसलिए लिखता चल रहा हूँ कि आप लोग भी अगर नोट्स बना रहे हो कॉपी पेन लेकर के, ठीक है, तो आप भी साथ ही साथ इसके बनाते चलो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको खुद लगेगा कि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो। ठीक, इट इज़ डिफाइंड एज, मोलैरिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर कोई सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, ये आपका ओवरऑल सॉल्यूशन मान लीजिए किसी कंटेनर में रखा हुआ है 1 लीटर का। इस 1 लीटर के सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, वो कितने होने चाहिए, 1 मोल सॉल्यूट।
1 मोल सॉल्यूट अगर आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में रहता है, ठीक, 1 मोल सॉल्यूट अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में रहता है तो हम लोग कहते हैं कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 1। ओके, ठीक है। लिखते कैसे, डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज 2016 और 18 के क्वेश्चन पेपर में मोलैरिटी की डेफिनेशन पूछ दी गई थी बोर्ड्स में, ठीक है। तो उसके बाद से फिर ये आपका इम्पोर्टेंट माना भी जाने लगा है। 1 नंबर के क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute dissolved in या dissolved per liter of solution, या in कह सकते हैं, number of moles of solute in dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा कि सॉल्यूशन के अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, वही क्या कहलाता है, वही उसकी मोलैरिटी कहलाती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल एम से, ठीक। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैंने अभी बताया आप लोग को कि सॉल्यूट को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी अल्फ़ाबेट से, ठीक है। एन बी, where NB is number of moles of solute upon volume of solution in liter। ये फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, WB अपॉन MB। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं, बाकी आपका ये वॉल्यूम है इस सॉल्यूशन का लीटर में, ठीक है। कैपिटल M इज इक्वल टू WB अपॉन MB। देखिए जब भी हम लोग ज़्यादातर जो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें जो भी डाटा दिया होता है आपका CGS सिस्टम में दिया होता है। तो अगर आपका वॉल्यूम ml में दिया हुआ है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ये ऊपर चलाएगा आपका यहाँ पर 1000। तो मोलैरिटी का जो जनरल फार्मूला निकल करके आता है वो आपका आता है ये, ठीक है। मोलैरिटी का जनरल फार्मूला निकल करके आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। ये आपका मोलैरिटी का जनरल फार्मूला निकल करके आता है और मोलैरिटी को हम लोग मोल पर लीटर इसकी यूनिट रहती है, ठीक। अब सेकंड वन हम लोग तुरंत क्लियर कर देते हैं। सेकंड वन इज मोलैलिटी। सेकंड क्या है आपका, सेकंड मोलैलिटी है, उसको भी साथ ही साथ क्लियर करते चलते हैं। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी, ठीक है। स्पेलिंग में डिफरेंस तो है ही, वो तो चीज़ क्लियर है, पर इसमें थोड़ी सी और चीज़ें अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। वो क्या है, पहले डेफिनेशन इसकी बोल देता हूँ मैं ओरली। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन की जगह क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक। और यही कंसंट्रेशन का एक ऐसा तरीका है जहाँ पर सॉल्वेंट को हम लोग कंसीडर करते हैं, बाकी कहीं पर भी सॉल्वेंट नहीं लिया जाता है। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व किया गया है, वही उसकी क्या कहलाती है, वही उसकी मोलैलिटी कहलाती है। इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute in 1 kilogram of solvent। आपने ध्यान से देखा होगा तो सिर्फ और सिर्फ ये आपके नीचे की जो लाइन है उसी में डिफरेंस देखने को मिला होगा। लीटर ऑफ सॉल्यूशन की जगह किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, दोनों चीज़ें चेंज हो गई। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। फॉर्मूला देख लेते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू NB अपॉन WA इन किलोग्राम, वेयर NB इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड WA इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक।
स्मॉल m जनरल फार्मूला जो हम लोग फाइनल एलिब्रेट करके निकाल के लाएंगे वो आपका फाइनली निकल करके आता है WB अपॉन MB। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया आपका WB अपॉन MB इंटू WA CGS सिस्टम ग्राम में लिखते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं ऊपर जाता है। ये आपका जनरल फार्मूला मोलैलिटी का निकल करके आता है। ये आपका जनरल फार्मूला मोलैलिटी का निकल करके आता है। अब इस मोलैलिटी के बाद तीसरा है आपका मोल फ्रैक्शन। तीसरा है आपका कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ये पार्ट्स के बारे में बताता है कि कितना पार्ट या कितना फ्रैक्शन सॉल्यूट का मोल है या सॉल्वेंट का मोल है। ठीक है, कितना फ्रैक्शन। अच्छा, मैक्सिमम फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होती है। ये रेशियो होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। अब वो कंपोनेंट आपका क्या हो सकता है? सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। वन कंपोनेंट टू ऑल कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स का सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स के साथ, या सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स के साथ। ठीक, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर इसको छोटी छोटी चीज़ें लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है आपका? NB है। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपका Na है। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB अगर निकालते हैं, ठीक है, XB का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल कितने हैं? सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का मास। ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स। और अगर चाहो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर आप सॉल्वेंट का निकालना चाहते हो, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XA अगर निकालना चाहते हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B, ये आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, यानी कि मोल टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, और ऊपर जिसका भी मोल फ्रैक्शन आपको निकालना हो। ठीक, अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि अगर आप XA और XB को ऐड करते हो, ठीक है, XA प्लस XB करते हो, तो ध्यान से देखो, XA और XB को ऐड करते हो और लेफ्ट हैंड साइड वालों को भी अगर ऐड करते हो, सॉरी राइट हैंड साइड वालों को, तो आपका ऐड करने के बाद क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, XA और XB को एक बार ऐड करके देखिए, सिंपल अलजेब्रा लगाएंगे हम लोग। आपके क्या है, ये डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे तो ये कट करके आता है 1। तो XA प्लस XB दोनों का मोल फ्रैक्शन, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम क्या आता है आपका? 1 आता है। और XB इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस XA। एक फार्मूला ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। तो यानी कि आपके अभी आपने पढ़ा तीन कौन कौन से तरीके? मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, ये 3 तरीके आपने पढ़े। ठीक, इन 3 तरीकों के बाद अब हम लोग को देखना है नेक्स्ट जो मेथड है आपका पार्ट्स पर मिलियन, PPM। ठीक, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, देखिए पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ जनरली आप पहले जान लीजिए कहाँ पर होता है। जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे
सल्फ़र ट्राइऑक्साइड या सल्फ़र डाइऑक्साइड एक गैस है जो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र ट्राइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल गैस है। 10 लाख 10⁻6 1 मिलियन ग्राम अगर हम लोग कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, 1 मिलियन ग्राम कोई सॉल्यूशन लेते हैं, सपोज़ करिए फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिलियन ग्राम अगर हमने कोई सॉल्यूशन लिया है, 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में अगर 3 ग्राम 1 मिलियन में 3 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 3 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 3 ppm, ठीक। पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू होता क्या है, ध्यान से देख लेते हैं। इट इज पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। अब ये पार्ट क्या होता है? पार्ट आपका वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग जनरली ग्राम लेकर के चलते हैं, पर आपका वॉल्यूम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन, यानी कि 10⁻6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इतना क्लियर हुआ। इट इज़ पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अगर मैं कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन, सपोज कर लो कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ठीक है, वाटर में, ऑक्सीजन इन वाटर, अगर ऑक्सीजन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और 5.8 पार्ट्स पर मिलियन है ये, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल गिवन, O2 इन वाटर इज 5.8 ppm, दैट मीन्स, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5.8 ग्राम ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन 10⁻6 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ 5.8 ग्राम 10⁻6 ग्राम वाटर में 5.8 ग्राम ऑक्सीजन को डिसॉल्व किया गया है, अगर इसकी कंसंट्रेशन इतनी 5.8 ppm है तो, ठीक है। ppm को फॉर्मुलेट करना हो तो ppm, पार्ट्स पर मिलियन, इज इक्वल टू मास ऑफ solute upon mass of solution into 10⁻6 1 मिलियन, ठीक है। ये ppm को डिफाइन करने का या मैथमेटिकल फार्मूला आपका निकल करके आ जाता है। पार्ट्स पर मिलियन में जनरली हम लोग देख रहे हैं 10 लाख ग्राम, 10 लाख ग्राम में अगर 5.8 ग्राम ऑक्सीजन है तो हम लोग ये कहते हैं कि 5.8 ppm ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वाटर के अंदर, ठीक। अब ये ppm के बाद नेक्स्ट और लास्ट आपका आता है नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट और लास्ट क्या आता है आपका? नॉर्मेलिटी। फोर्थ था ये, लास्ट फिफ्थ। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ठीक मोलैरिटी की तरह ही होता है, ठीक है। बस इसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की जगह, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लेते हैं? अब नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लेते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा, ये इक्विवेलेंट क्या होता है? ये हम जब ये नॉर्मेलिटी अभी एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेशन बताएंगे, उसके बाद जो फार्मूला लिखेंगे उसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे पता करते हैं, क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें बताएंगे। क्लास 11th में भी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हम सोच के तो चल रहे हैं कि क्लास 11th में आपने पढ़ा है, पर एक्चुअल में क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, अब ये मुझे पता तो है नहीं, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह बस क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, बाकी सारी चीज़ें इसकी मोलैरिटी की तरह ही होती है। इट इज़ डिफाइंड एज
It is defined as the number of gram equivalent of solute dissolved in, या in 1 liter कह सकते हैं, in 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। सेम मोलैरिटी की डेफिनेशन, बस नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने क्या ले लिया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ले लिया है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं, कैपिटल एन से। देखिए एज सच ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं, जिसके लिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। और जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना टाइट्रेशन का, आपके क्लास में है इस साल, टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में भी नॉर्मेलिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं और उससे जितनी चीज़ें हो सकता है पता करते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, पूरा स्पेलिंग लिख देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कर दो, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, एन बी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, अब जैसे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर वेट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला है, ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ये अभी हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को ही बस लिखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, नॉर्मेलिटी वेट ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में गिवन रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हम पता कर लेंगे। बट ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला यहाँ पर किनारे लिख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू आपका होता है मोलर वेट एम बी अपॉन वैलेंसी। ठीक है, मोलर वेट अपॉन वैलेंसी, तो डब्ल्यू बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट को हम क्या लिख सकते हैं, एम बी अपॉन वैलेंसी, ठीक, इनटू वॉल्यूम इन एम एल, और ऊपर क्या कर दें हम 1000, एक स्टेप अगर हम यहाँ पर ले लें। ठीक है, वैलेंसी नॉर्मेलिटी, वैलेंसी आपका मल्टीप्लाई होकर के सामने आ जाएगा, वैलेंसी इनटू ये आपका कहाँ चला जाता है, यहाँ पर सिंपल अलजेब्रा का ही जो है फॉर्मूला है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और इंटू 1000। ठीक, ये आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला निकल करके आ गया। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म आपका मोलैरिटी है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम और ऊपर 1000, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वैलेंसी इनटू ये पूरा पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका क्या है, कैपिटल एम के इक्वल है। चाहो तो आप देख सकते हो, अभी मैंने बताया है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी ऊपर क्या हो जाएगा, ये आपका कैपिटल एम के इक्वल आपका आ जाएगा। ठीक, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बोल, इसको हम कैपिटल एम लिख सकते हैं, यानी कि मोलैरिटी इनटू वैलेंसी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। अगर मोलैरिटी में हम लोग वैलेंसी का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें नॉर्मेलिटी बड़े आराम से मिल जाएगी। तो ये 5 कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जो तरीके थे ये आपने पढ़ लिए। ठीक है, ये आपके मेन 5 कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं।